सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुशामदीद कहती हूँ। वैसे तो नाजरीन, अब सियासी माहौल की बात करें तो बहुत कुछ चल रहा है। ज़ाहिर JUF जो है वो आ रही है आज़ादी मार्च करने, और हुकूमत से कुछ मुज़ाकरात भी कहीं ना कहीं कोई खबर मिल रही है कि बातचीत हो रही है। लेकिन अभी इस तमाम सूरत हाल में कल ये खबर आई कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की तबीयत नासाज हुई। लेकिन आज जो उनकी तबीयत के से रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ख़तरनाक हद तक मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। उनकी तादाद अब घट कर 2000 हो गई है। और जो सेक्रेटरी सेहत है मोमिन आगा साहब, वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो सेहत है उस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और 6 रुकनी एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है जो कि मियां नवाज शरीफ की इस वक्त निगहदाश्त कर रहा है। और उनकी तबीयत के बारे से मज़ीद जान लेते हैं। यहाँ से हम आगाज़ करते हैं। माविश सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। माविश, आपने ही हमें खबर दी कि प्लेटलेट्स कम होकर अब 2000 रह गए हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? उनको प्लेटलेट्स चढ़ाए जाएंगे? किस तरीके से किया जाएगा? इलाज क्या होगा? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में अब जो है उनके जो सेल्स में बेहतरी आना स्टार्ट हो गई है कि उनको वाइट ब्लड सेल्स जो है वो देना स्टार्ट कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ को प्लेटलेट सेल की 2 मेगा किट जो है वो लगा दी गई हैं, और मेगा किट लगाने से 8 से 10,000 वाइट सेल्स जो हैं वो बढ़ते हैं। और नवाज शरीफ की वाइट सेल्स की तादाद अब 2000 से बढ़कर 20,000 के लगभग पहुंच गई है। और नवाज शरीफ के दोबारा CBC मेगा किट लगाने के 1 घंटे बाद जो है वो दोबारा किए जाएंगे, और नवाज शरीफ को तीसरी मेगा किट रात को लगाई जाएगी। और उनके जी माविश, ठीक है, माविश हमारे साथ मौजूद थी और बता रही हैं कि अभी उनको प्लेटलेट्स लगाए गए हैं, और ये जो एक मेगा यूनिट लगाया गया उससे उनकी प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ के 20,000 पर आ गई है। अभी भी जो डॉक्टर का जो मेडिकल उनका जो बोर्ड है जिसमें तमाम सीनियर डॉक्टर शामिल हैं, वो उनकी तबीयत की बहाली के हवाले से निगहदाश्त कर रहे हैं। उनके अभी दोबारा टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो CBC की रिपोर्ट आई थी वो इतनी तसल्ली बख्श नहीं थी। और अभी तमाम सूरत हाल जो है इसके पेश नज़र अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग के सीनियर जो रहनुमा हैं एहसन इकबाल और मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान होंगे। और उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है उसने उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया, वो एक्शन नहीं लिया जो कि लेना चाहिए था। कल जब मियां नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब हुई तो आधे घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्स हुकूमत का आना चाहिए था, पंजाब हुकूमत का, जो कि नहीं आया। और इस तरीके की बयानबाजी की गई जो कि जिससे हमारी दिल आज़ारी हुई, और यही सलूक कुलसूम नवाज़ के हवाले से भी किया गया था। तमाम से सूरत बात करते हैं। ज़ाहिर नून लीग अगर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो उनकी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको फ़ौरन देखे और टेकअप करे। ज़ाहिर हम भी उनकी बहाली सेहत की दुआ करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। हमें ज्वाइन करें नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया लगारी साहब। क्या कहेंगे? मियां नवाज शरीफ साहब अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई, उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अभी महाविश की हमने गुफ्तगू सुनी कि वो जो 2000 रह गए थे प्लेटलेट्स, अभी उनको मेगा यूनिट चढ़ाए तो 20,000 हो गए। आप क्या कहेंगे? एक ये ख़बर अच्छी है, चूँकि उससे पहले बहुत तशवीशनाक थी, इसलिए कि जब प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और उसका बॉडी पर रिएक्शन होता है, फिर जब मुंह से और नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और सूरत हाल ज़्यादा संगीन हो जाती है, जो हमने सुना है। इतनी ज़्यादा मकदार में प्लेटलेट्स का कम होना और वाइट सेल्स का कम होना वो बहुत ही ख़तरनाक बात है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, और वाइट सेल्स कैसे 2000 से 20,000 तक पहुँची ये भी मैं अभी तक नहीं समझ सका हूँ। मेडिकल का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि इतनी ज़्यादा मकदार में प्लेटलेट्स इतना फिर ऊपर जाना इस कदर आसान नहीं है। इस खबर की भी तस्दीक होनी चाहिए। कोई मेडिकल का आदमी इस बात की तस्दीक कर सकता है कि कैसे हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर या कुछ वक्त के अंदर जो है 2000 सेल्स जो हैं वो बढ़कर 20,000 तक पहुँचें। बहरहाल ये बात तशवीशनाक है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। वो एक लीडर हैं और अवामी सतह पर उनका बहुत ज़्यादा उनकी फॉलोइंग है, बहुत लोग उनके साथ वाबस्ता हैं और उन्होंने दुख बहुत उठाए हैं। उनकी असीरे के दौरान उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, उनकी बेटी जो हैं वो भी जेल के अंदर हैं और वो ख़ुद जेल काट रहे हैं एक अरसे से। तो ये सारी सूरत हाल बहरहाल बहुत तशवीशनाक है और हुकूमत शायद इसको समझ रही है
कि इस तरह से ही पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल होंगे, तो ये खासा मेरे ख़्याल में एक मजाक है। इस तरह से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल लोगों के हल करने से हल होंगे। और जो आप अपना एहतसाब का अमल चला रहे हैं, अगर इसको एक क्रॉस द बोर्ड कर रहे होते तो हम तालियां बजा रहे होते। अगर एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ जेल में हैं, जिस तरह से वो नाअहल करार पाए, इसी तरह से कुछ और लोग भी नाअहल करार पाए। नून लेके ज़ाहिर रहनुमा कई दफ़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि उनको जो तिब्बी सहूलियात मुहैया होनी चाहिए वो नहीं है। अभी 11 रोज़ के अंदर 3 बार तो उनके ज़ाती मुआलिज जो हैं डॉक्टर अदनान ने मुलाकात भी की, उनका इलाज मुआलजा भी किया, लेकिन इससे पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करा जाता रहा। तो आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत को उन तहफ़्फ़ुज़ात को फ़ौरन टेकअप करना चाहिए था और उनको ये परमिशन देनी चाहिए थी कि ज़ाती मुआलिज से अगर वो मुतमईन है तो फिर उन्हीं से इलाज करवाया जाए? नहीं, ये तो होना चाहिए था। कैदियों के साथ तो वैसे भी एक जेल मैनुअल है, वो काम करता है। और हमारे यहाँ तो लोगों को जेल मैनुअल के तहत ना तो सहूलतें दी जाती हैं। कहाँ ऐसा होता है कि अगर कोई कैदी कच्चा कैदी है, हमने तो यही सुन रखा है कि उसको इस तरह की कंडीशंस में नहीं रखा जाता। कन्विक्टेड कैदी वो तो उनकी बात है मियाँ नवाज शरीफ की, अगरचे वो कन्विक्टेड हैं, लेकिन बहरहाल उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। 3 बार पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म रहे हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के रुकन रहे हैं, लीडर ऑफ द हाउस रहे हैं, 1 बार नहीं 3 बार, और 2 बार जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। इस हैसियत को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहरहाल एक बड़ी शख्सियत के तौर पर वो हैं, उनकी हैसियत है, तो हमें उसको भी ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। आपको हिसाब किताब बराबर करना है तो बहुत से लोग और भी हैं जिनका हिसाब किताब होना है, जो आपकी सफ़ों में मौजूद हैं, तो उनका भी होगा, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। सियासत इंतकाम की नहीं होनी चाहिए और बहुत ही कुशदा दिली के साथ मामला हल करना चाहिए। लेकिन सेहत पर भी सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी सेहत को ख़तरात लाहक हैं तो इसकी संगीनी का एहसास करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने मजाक उड़ाया था मोहतरमा कुलसुम नवाज़ की बीमारी का, और ज़ाती तौर पर भी मैंने इस बार कई बार शर्मिंदगी का इजहार किया है। अब फिर करता हूँ कि किसी की बीमारी के बारे में जो है हमें किसी तरह से भी इस तरह की बातें नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी चाहिए, इसलिए कि बाद में तो उनकी बीमारी में भी यही खुला था और वो बहुत दर्दनाक वाक़या है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये खुदा ना करे कि कोई और ऐसा सानिहा रूनुमा हो और इस तरह के हालात रूनुमा हो, क्योंकि जरदारी साहब के बारे में बहुत खबरें आ रही थी और कई दिनों से आ रही थी। उन्हें भी शिफ्ट किया गया है पिम्स में और अगर उनका इलाज बेहतर तरीके से होता है तो वो ज़रूर होना चाहिए। और खान अब्बासी साहब के बारे में भी आज नून लीग ने कहा कि उनकी तबीयत भी नासाज है, उनको भी इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं दी जा रही। अब्बासी साहब को उन्होंने जहाँ रखा हुआ है वो उनकी तौहीन है और पाकिस्तान की सोसाइटी के, वो कन्विक्टेड नहीं है और उनको जो है उन्होंने मौत की काल कोठरी में रखा हुआ है। वो इंतहाई अफसोसनाक है। इसी तरह से राना सनाउल्लाह के साथ जो कुछ हो रहा है वो अफसोसनाक है। इस तरह की सारी सूरत हाल हुकूमत के एक ख़ास माइंड सेट की निशानदेही करती है कि उनके अंदर सिर्फ इस वक्त जोश इंतकाम है और कोई चीज़ नहीं है। अगर जोश इंतकाम ही रूल करता रहा तो फिर पाकिस्तान में रूल करने के लिए बाकी कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन लाहिर ये तमाम तर सूरत हाल है और हम अभी भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब को जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। ये अभी जारी है ऐवान सदर में, इसमें क्या मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, मुशावरत क्या की जा रही है, हमारे नुमाइंदा अकील अहमद हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। अकील, ज़ाहिर है अभी इससे कबल, इस इजलास से कबल जो रब्ता हुआ था अकरम दुरानी से परवेज़ खटक का, पहले तो ज़रा बताइए उसमें क्या बातचीत हुई और इस इजलास में क्या बातचीत हो रही है? जी, ये पोजीशन जमातों की इस राब्ते से कबल कल रात रबर कमेटी का इजलास हुआ था, जिसके बाद ये कन्वीनर अकरम खान दुरानी ने मीडिया को ये बताया था कि अपोजिशन जो है हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेगी जब तक हुकूमत उनके मुतालिबात नहीं मान लेती। जिसके बाद आज 3 बजे के करीब ये खबर आई कि अकरम खान दुरानी की जानिब से परवेज़ खटक और सादिक संजानी से रब्ता किया गया, अपने मुतालबात जो हैं उन तक पहुँचाए गए हैं। जिसके जवाब में परवेज़ खटक ने अकरम खान दुरानी को उनको यकीन दहानी कराई कि हम आपके मुतालिबात पर गौर करेंगे। इस हवाले से आज 4:30 बजे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का एक अहम इजलास जो है वाने सदर में हो रहा है, जिसमें परवेज़ खटक ने उनको यकीन दहानी कराई है कि आपके जो भी मुतालिबात हैं हम उन पर जो है वो गौर करेंगे। लेकिन इस खबर के बाद जब हमने अकरम खान दुरानी से रब्ता किया और ये पूछने के लिए कि कल रात तो आपका मौक़िफ़ कुछ और था, तो अभी आपने खुद रब्ता किस तरह कर लिया, तो अकरम खान दुरानी ने
इस बात की तरदीद की है कि उन्होंने परवेज खटक से किसी किस्म का भी रब्ता किया है। उन्होंने कहा कि परवेज खटक ने उन्होंने हमें ये बताया है कि परवेज खटक ने खुद उनको फोन करके ये बताया कि आज हम एक इजलास कर रहे हैं जिसमें हम आपके जो है वो ये जो मुतालबात। लेकिन मुतालबात कौन से माने जाएंगे? मुतालबा तो इस्तीफे का है, तो क्या ये मुतालबा मान लिया जाएगा? जी, रहबर कमेटी का जो कल का इजलास था उसमें इन्होंने वाजे अकरम खान दुरानी ने ये वाजे किया था कि वजीर आजम जब तक इस्तीफा नहीं देते, जब तक नए इंतखाबात का ऐलान ये लोग नहीं करते, तो उससे पहले हम लोग कोई मुज़ाकिरात नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी वाजे किया था कि आज़ादी मार्च जो है वो होकर रहेगा। अगर कोई मुज़ाकिरात अपोजिशन ने करने हुए तो वो हम आज़ादी मार्च के बाद करेंगे। आज़ादी मार्च से कबल जो है उनके साथ कोई मुज़ाकिरात नहीं होंगे। तो आज ये देखना होगा कि जो हुकूमती टीम आज जो बैठी है और वो अपोजिशन के मुज़ाकिरात पर गौर कर रही है, तो ये देखना पड़ेगा कि हुकूमत अब इसके हवाले से क्या अपना राय अमल अपनाती है, ठीक, और कौन से मुतालिबात जो है वो तस्लीम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अकील अहमद, हमें आगाह कर रहे थे। लगारी साहब, लग रहा है आपको हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात करने में? हुकूमती टीम तो बड़ी हद तक संजीदा हो सकती है, इसलिए कि उसमें बड़े पाए के लोग हैं। चेयरमैन सेनेट हैं, इस वक्त तो वो 1-2 रोज़ के लिए और कायम मकाम सदर रहेंगे और इसलिए ऐवान सदर में हैं। उस कमेटी के अंदर जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली है और परवेज़ खटक साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं। तो एक टीम तो खासी भारी भरकम, और शफकत महमूद साहब हैं, तो एक भारी भरकम टीम है मुज़ाकरात जो कर रही है। मेरे ख्याल में टीम की सरबराही के बारे में जो फैसला हुआ है वो शायद और मुनासिब होता अगर स्पीकर इसको लीड कर रहे होते, अगर आपने स्पीकर को शामिल किया था। अगरचे ये तीनों बड़े ओहदेदार तो सरबराही परवेज़ खटक के पास ना होती तो बेहतर होता। हाँ, अगर परवेज़ खटक साहब के पास ना होती और वो मीडिएशन कर रहे होते, मेरे ख्याल में डायलॉग ना कर रहे होते, वो सालसी का किरदार अदा कर रहे होते, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन और वो जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अगर ये मीडिएशन कर रहे होते तो भी एक किरदार इनका बनता था। उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई और 3 बड़े ऑफिस को एक वफाकी वज़ीर के मातहत कर दिया गया है। तो ये बड़ी अजीब बात है। मुझे ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर पंजाब असम्बली वो किस तरह से एक वफाकी वज़ीर के मातहत जो है वो एक कमेटी में काम कर रहे हैं। ये बहरहाल उनके अपनी सवाबदीद है, उनकी अपनी तश्कील है कि किस तरह से उन्होंने तश्कील दिया। लेकिन इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपनी मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान किया था। फिर उन्होंने वो कमेटी जो है उसको गैर फाल कर दिया, क्योंकि अपोजिशन ने कहा था कि जी इस मुज़ाकरात तनहा ना किए जाएं और अपोजिशन के मुज़ाकरात एक साथ होने चाहिए। लेकिन लगाई साहब, ये भी तो कितनी अजीब बात है कि एक तरफ तो मुज़ाकराती कमेटी बनाई है हुकूमत ने, दूसरी जानिब KPK में हो रहा है, जो वज़ीर आला KPK हैं, जिस तरह के उनके बयानात हैं, वहाँ के वुज़रा के बयानात हैं कि हम कंटेनर्स लगा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, कोई आके यहाँ पर कर नहीं सकता एहतजाज। तो ये जो अलग अलग मौक़िफ़ हैं, ऐसी सूरत हाल में कैसे होंगे मुज़ाकरात? ये इसी तरह किया जा रहा है। इस्लामाबाद को जिस तरह से सील किया जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख में इस्लामाबाद को इस तरह से सील नहीं किया गया है। कोई गुज़रगा, कोई रास्ता जो इस्लामाबाद की तरफ जाता हो, कोई ऐसा छोटे से छोटा रास्ता जो है उसको भी बंद किया जा रहा है कि कोई इस्लामाबाद में ना आ पाए। लोगों की नकल हरकत, यानी आप तनकीद कर रहे हैं, ये हुकूमत और हुकूमत के अहलकार, अपोजिशन भी करती है, हम भी करते हैं। जो कुछ मोदी ने किया है वो गलत किया है मकबूजा कश्मीर में, उसने जुल्म किया है। ये हम क्या कर रहे हैं और अपने कैपिटल में कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम हर दरवाजे को, हर रास्ते को, हर चौराहे को, हर जगह पर हम बंद करने जा रहे हैं और इस्लामाबाद में एक खालिस जो है जमहूरी एहतजाज जो है उसका रास्ता किसी सूरत में रोका जाना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। क्यों रोक रही है हुकूमत? क्या खौफजदा हो गई है मौलाना साहब? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये सूरत हाल दरपेश है। हुकूमत बहुत परेशान है। हुकूमत अपनी परेशानी का इजहार नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरह से मौलाना ने ऐलान किया है, जिस तरह से तैयारियां हैं, जिस तरह से मासस की वसी तर सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान का वोट बैंक नहीं, उनके फॉलोअर्स नहीं, मुल्क भर में एक बेचैनी है। लोग सियासी क़यादत से हटकर अपने ज़ाती मसाइल की वजह से परेशान हैं। वो न बिल अदा कर सकते हैं, न बिजली के, न गैस के, न वो पेट्रोल की कीमतें, न डीजल की कीमतें, न अनाज, अपने ग़िज़ाई अशिया नहीं। तो लगारी साहब कह रहे हैं आम लोग भी आ जाएंगे एहतजाज करने? मेरा ख्याल है कि इस तरह से होगा, क्योंकि लोग ऐसा होता है
बाज़ दफ़ा कि जब तारीख का पहिया घूम रहा होता है और जब चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं तो फिर बहुत से अवामिल ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमने नहीं सोचा होता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। कितने लोग थे, हमने देखा 77, 78 में तो कुछ सोच भी नहीं सकता था 77, 78 में कि जी कोई शायरान के ख़िलाफ़ भी कोई इतनी बड़ी बगावत हो सकती है, इतना बड़ा। और जब इमाम खुमैनी उसको बगदाद को छोड़कर चले गए थे फ्रांस, तो ये समझा जा रहा था जी अब फ्रांस चले गए हैं, अब वो करीब भी नहीं है और वो ईरान से बहुत दूर हो गए हैं, अब उनके राब्ते भी ख़त्म हो गए हैं, अब राब्ते भी नहीं होंगे। तो अब ये जो है इनकलाब, ईरान के बारे में सोचे ही नहीं कि इनकलाब। लेकिन लगाई साहब, इनकलाब के लिए तो फिर वो कौम का जज्बे अलग होता है ना। लेकिन यहाँ पर बड़ा एक आम सवाल मैं आपसे करूँ, आपको क्या लगता है कि जिस मकसद के तहत मौलाना साहब धरना देने के लिए आ रहे हैं, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं? देखें, ये ज़रूरी नहीं होता है, कोई चीज़ भी एब्सोल्यूट स्वीपिंग रिज़ल्ट नहीं देती है आपको, और इस वजह से कोई काम करना ही नहीं चाहिए। इसलिए कि इमरान खान तो इस्तीफा नहीं देंगे, इसलिए कोई काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हुकूमत जो है वो असम्बलियों के नए इंतखाबात के लिए तैयार ही नहीं होगी। तो ये बात नहीं है, मसला ये होता है कि हालात पैदा हो जाते हैं। अगर हालात पैदा हो जाएंगे तो हुकूमत एक दिन भी नहीं टिक सकेगी और ना ही हुकूमत के वज़रा या वज़ीर-ए-आज़म अपने मनसब पर मौजूद रहेंगे। मौलाना हालात पैदा करने के लिए बाहर निकलेंगे। हालात तो फिर मासेस लोग, नाराज़गियाँ, गुस्से, लोगों का अपना, जिन्होंने मोहब्बत के साथ जाकर वोट दिए, जिन्होंने लाइन में लग कर जाकर वोट दिए और ये सोचा कि तब्दीली आ रही है, इस तब्दीली ने लोगों का भुरकस निकाल दिया है ना। इस तब्दीली की वजह से तो लोग बेजार हो गए। अब लोग कितना वो करते हैं, अगर ये माहौल बन जाता है तो उनके मुतालबात से बढ़कर भी कोई चीज़ मानी जाएगी। बिल्कुल सही, ये ज़रा और भी हम इस पर बात करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है अभी कुछ आज ही एक काबीना का इजलास भी हुआ, उसमें भी कई अहम मंजूरियां, अहम फैसलों के हवाले से दी गई हैं। कुछ ही देर बाद ये खबर भी आ रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पार्टी तर्जुमानों का इजलास बुला रहे हैं, उसमें जो आज़ादी मार्च है उससे किस तरह निपटा जाएगा और साथ ही साथ जो हिकमत अमली हुकूमत की होगी, ये तमाम तो चीज़ें तय की जाएंगी। और इस इजलास में और भी क्या क्या तय होगा, शहबाज अहमद से जान लेते हैं। शहबाज, कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ पहले ये बताइएगा, और ये इजलास कब शुरू होगा और इस इजलास का एजेंडा क्या होगा? देखिए, जो वफाकी काबीना का इजलास था उसमें एक बड़ा अहम फैसला हुआ है कि काबीना ने एक खुसूसी कमेटी बनाने का फैसला किया है जो कि आज़ादी मार्च से निपटेगी और ये कमेटी जो है आज़ादी मार्च को सिर्फ इंतजामी तौर पर देखेगी। और इसमें आज जो काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो काबीना अरकान वज़रा से उनसे तजावीज़ ली कि आज़ादी मार्च के लिए क्या किया जाए, तो सबने ज़्यादातर ने ये कहा कि जो पहले हल जो है वो प्लान ये होना चाहिए कि मुज़ाकरात किए जाएँ, उसके लिए कोशिश ये की जाए कि आज़ादी मार्च जो है इस्लामाबाद में ना आ सके। और अगर बिल्कुल अगर प्लान मौलाना फिर भी अपनी जिद पर रहते हैं, आज़ादी मार्च वो करते हैं, तो सूरत में फिर जो है ये इंतजामी तौर पर कोशिश ये की जाए कि उनको मौलाना को किस तरह यहाँ से रोका जाए। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद जो है ज़्यादा तबसरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी जो प्रेस सतह की सरबराही में बनाई है वो तमाम सिफारिशात देखकर उनका फैसला करेंगे। उस कमेटी का इजलास भी इस वक्त ऐवान सदर में जारी है, इसमें साथ के साथ अरकान जो है। तो ये जो दूसरी कमेटी है, शहबाज मुझे बताइएगा, जो दूसरी कमेटी बनाई गई है आज काबीना के इजलास में, ये क्या करेगी, इसका काम क्या होगा? देखिए, ये दूसरी कमेटी ये इंतजामी तौर पर जो है वो आज़ादी मार्च से निपटने के लिए बनाई गई है, क्योंकि अगर मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं तो फिर इंतजामी तौर पर कैसे निपटा जाएगा, उसमें दाखिला समेत दीगर जो लोग हैं वो इसमें शरीक होंगे। और ये तमाम तर मामला देखेगी कि किस तरह इस्लामाबाद को अगर सील करना है तो रोड कैसे बंद करने होंगे, सिक्योरिटी, अमन अमान, तमाम तर मामला ये कैबिनेट की दूसरी कमेटी देखेगी। लेकिन अभी ये प्लान है गवर्नमेंट का, ये है कि जो पहली कमेटी प्रेस खटक वाली वो मुज़ाकरात के जरिए पहले उसको मौका दिया जाए कि वो मुज़ाकरात करें, नाकाम होंगे तो फिर ये दूसरी कमेटी जिसकी आज काबीना ने मंजूरी दी है ये फिर अपना काम करेगी। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद भी इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। ये सूरत हाल है नाज़रीन के, एक जानिब तो हुकूमत मौलाना से मुज़ाकरात करना चाहती है, दूसरी जानिब ऐसी कमेटियाँ भी बनाई जा रही हैं कि अगर मुज़ाकरात ना हो तो फिर मौलाना साहब को रोका कैसे जाएगा। ये क्या होगा फिर लगारी साहब, अगर इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए, मुज़ाकरात नहीं हो पाए तो फिर हुकूमत मौलाना को नज़रबंद भी कर सकती है, इससे फ़ायदा किसको होगा? हुकूमत ने अपना एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाया हुआ है। इसी तरह से मौलाना ने भी अपना एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाया हुआ है। उनका प्लान ए, बी, सी
वो उनको मालूम होगा। पहला तो ये है कि वो आज़ादी मार्च के लिए रवाना होंगे और ये कि उनने 31 को पहुंचना है इस्लामाबाद में, और हुकूमत का ये है कि जी मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए और इसको टाल दिया जाए। लेकिन हुकूमत जो एजेंडा है मुज़ाकरात के लिए जो अपोजिशन देती है वो इनके के लिए काबिल कबूल नहीं है। अभी हुकूमत की तरफ से ये ख़बर दी गई कि रहबर कमेटी के कन्वीनर ने फ़ोन किया। रहबर कमेटी के कन्वीनर कहते हैं कि मैंने किसी वज़ीर को फ़ोन नहीं किया। अब ये मामला इस तरह से इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। दूसरा मामला ये है कि अपोजिशन या मौलाना फजल रहमान ये तय करेंगे उन्हें किस तरह से इस्लामाबाद पहुंचना है, और हुकूमत ये तय करेगी या तय कर चुकी है कि उसने कैसे उसको मार्च को रोकना है और उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करनी है। फिर उसका मामला होगा कि पहले क्या किया जाए, वो फिर ऑप्शन चेंज होते जाएंगे। फिर ये ऑप्शन होगा कि क्या मौलाना को गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो मौलाना की गिरफ़्तारी का रद्द-ए-अमल क्या होगा। मेरे ख्याल में हुकूमत शायद उसको एस्टिमेट कर रही है कि अगर मौलाना को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसका रद्द-ए-अमल कितना होगा, किस कदर होगा, उसका रिएक्शन पुरतशद्दुद होगा या मुतशद्दिद नहीं होगा। तो इसको खास तौर पर पुरतशद्दुद ना भी हो तो क्या इससे हुकूमत खुद मौलाना की ही बयानिए को और उनके जो एहतजाज उसको तक़वियत नहीं देगी अगर नज़रबंद करेगी? अगर वो मौलाना को गिरफ़्तार करती है, उन्हें नज़रबंद करती है, उनका रास्ता रोकती है, तो अपने आप को कमज़ोर करेगी। ऐसे मौके पर मौलाना को गिरफ़्तार करना खुद अपने लिए मुसीबत को दावा देना होगा, मुश्किलात को दावा देना होगा, और ऐसी मुश्किलात में घिर जाएगी हुकूमत जो जिससे संभल नहीं पाएगी। मियाँ नवाज शरीफ ने तो 1 साल बाद ही इतने बड़े धरने को और इतने बड़े मार्च को बर्दाश्त किया था। जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान अपना मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने जाकर ऐलान कर दिया था, सदर को मैंने बरतरफ कर दिया, वज़ीर आज़म को बरतरफ कर दिया, असम्बली को मैंने तोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद वो आराम से बैठकर चले गए थे, कंटेनर में गए थे 3-4 लोग, और जाकर उनको मनाकर वापस भेज कर रवाना हो गए थे। इसी तरह से हुकूमत आने दे, कम अज़ कम इस बात का हुकूमत को भी यकीन होना चाहिए कि मौलाना की तरफ से अपनी तरफ से तशद्दुद नहीं होगा। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ना कोई एलिमेंट कहीं ना कहीं ऐसा मौजूद होता है जो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करता है, और फिर तशद्दुद फैल जाता है, फिर इल्ज़ामात रह जाते हैं। ये हुकूमत ने ये क्या इस वजह से हुआ, और ये कि मौलाना की तरफ से या JUI की तरफ से यूँ हुआ, और फिर तो ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए हुकूमत को, ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए। हुकूमत को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और उन्हें अवाम के इस राइट को मानना चाहिए कि कहीं भी पुरअमन असम्बली अवाम की हो सकती है, अवाम कहीं भी जमा हो सकते हैं अपने पुरअमन एहतजाज हक है अपोजिशन का, और यह हक उनसे छीनना नहीं चाहिए। पॉइंट टेकन। ज़रा आगे बढ़ते हैं लगारी साहब। ज़ाहिर है आज की एक और अहम खबर ये थी कि जब से ज़ाहिर है ये मामला भारतीय आर्मी चीफ का बयान सामने आया था, वो गीदड़ भपकियाँ सामने आई थी, तो इस बात को गलत साबित करने के लिए और बताने के लिए पूरी दुनिया को आज जो है वो LOC का दौरा कराया गया, गैर मुल्की सफ़ीरों को, और तमाम तर जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर दौरा भी किया। लेकिन उसके बावजूद जो भारतीय नुमाइंदे थे वहाँ पर शरीक नहीं हुए, क्योंकि वो अपने झूठ का पर्दा चाक होने से डर रहे थे। और हुकाम ने गैर मुल्की सफ़ीरों को इस हवाले से आगाही भी दी, ब्रीफिंग भी दी। भारतीय जारी है, जो LOC मुसलसल जारी है, उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। तमाम सूरत बात करते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, ये जो हर थोड़े दिन बाद एक बयान देते हैं, कभी भारतीय वज़ीर दिफा, कभी भारतीय आर्मी चीफ, जो ये गीदड़ भपकियाँ हैं, ये चाहते क्या हैं, और पाकिस्तान जो जवाब दे रहा है वो सही दे रहा है या फिर कोई और रास्ता इख्तियार किया जाए? देखें, बात यह है कि जिस तरीके से कश्मीर में इनको खिफत उठानी पड़ी है, शर्मिंदगी की हुई है, पूरी दुनिया में इनका काला और मखरू चेहरा नजर आ गया, जो जुल्म बर्बरीत कश्मीर में कर रहे हैं। अब वहाँ का दुनिया का मीडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग, सब इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप कर्फ्यू उठाएं, वहाँ से ख़त्म करें। अब उस दलदल में फंसने के बाद अब ये इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर करते हैं, और शो ये करना चाह रहे हैं कि जिस वक्त वहाँ पर एकदम कर्फ्यू होगा और लोग निकलेंगे गाजी के लिए, तो ये शो करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान से दहशतगर्द गए थे और उन्होंने वहाँ प्रॉब्लम की है। एक्चुअली ये इनका डिज़ाइन है, लेकिन वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क्या हैसियत होगी अपने ट्रूप्स के साथ, और क्या वो इंस्पायर लीडरशिप कर रहा है जो अपने जवानों को, अपने कौम को झूठ और गुमराह बात कर रहा है कि जी हमने अकेली मोटर फायर किया।
दहशतगर्दों के कैंप तबाह कर दिए, कॉर्डिनेट हमारे पास आ रहे हैं, हमने इतने दहशत मार दिए, इतने फौजी मार दिए, ये क्या फौज लड़ेगी? और पाकिस्तान ने इनका फिर वही मुंह तोड़ जवाब दिया है कि तमाम सफारतकारों को, उसके बाद जो मिलिट्री अटैची होते हैं उनको, डिफेंस अटैचीज को लेकर गए हैं। एक एक जगह दिखाई कि जहाँ आर्टिलरी फायर आया, कहाँ मोटर फायर आया, ये सारे सिविलियन एरियाज में 5 औरतें बच्चे शहीद किए हैं, एक फौजी शहीद किए और इमारतों को नुकसान पहुंचाए, आर्टिलरी बम, मोटर बम। चाइनीज एम्बेसडर तस्वीरें तो नहीं हाथ में पकड़े में आर्टिलरी की तरफ। इससे ये पता चलता है कि ये कितना झूठ बोलते हैं। जो 27 फरवरी को जैसे इनका मुंह काला हुआ था, जो पुलवामा इंसिडेंट की बात की, एक कबार 4.5 मारे गिरा दिए और उन्होंने कहा हमने 300 दहशतगर्द मार दिए, कोई प्रूफ नहीं दे सके। पाकिस्तान ने वहाँ भी प्रूफ दिया, वहाँ पर इनके 2 जहाज गिराए, उसके बाद वो उसका मलबा दिखाया, फिर पायलट को वापस किया, उनके फायरिंग शॉट हेडक्वार्टर के पास फायर किए, जहाँ इनके आर्मी चीफ बैठे हुए थे वो भी इनको बता दिया। वहाँ पर भी इसी तरह सफारत कर गए, सब ने देखा। तो अब ये सब नोट्स बना के जब अपनी हुकूमतों को भेजेंगे तो इनके ऊपर और लानदान होगी। ये लेकिन आरिफ साहब, भारत बाज नहीं आता, अभी भी मुंह की खानी पड़ी, हमेशा ही ऐसा होता है। लेकिन अब भी हमने देखा कि ना ही कोई भारतीय सफीर यहाँ पर आया, ना ही कोई हुकाम ने नोटिस लिया कि वो आते, जब बुलाया जा रहा था कि आप विजिट करें, ना ही वो मुबैना लॉन्च पैड्स की लोकेशन बताई, या तो लोकेशन बताते कि आपने किन लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। हारिस साहब, जी हारिस साहब, लाइन मुनक़ता हुई है। हारिस नवाज साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल मैं आपसे करूंगी लगाए साहब, ये जो भारतीय रवैया है ये चेंज नहीं होता, हालांकि मुंह की खानी पड़े, झूठ बेनकाब हो, अभी भी जिन लॉन्च पैड्स का जिक्र करते हैं भारतीय आर्मी चीफ, तो बताएं, तो लोकेशन तो बताएं, आए उनके भारतीय सफीर आके दौरा करवाएं लोगों को कि कहाँ निशाना बनाया है। लोकेशन बताकर फंस जाते हैं। पहले उन्होंने बता दिया था कि बालाकोट के करीब एक इमारत थी, हमने उसको तबाह किया और वहाँ पर ट्रेनिंग हो रही थी, वहाँ पर ये हुआ था, हमने बम फेंके, हमारे गए बड़े तैयारे वहाँ पहुँचे और उन्होंने किया, और इतने 300 के करीब, 350 के करीब ट्रेनिंग देने वाले हमने फलां को जो है ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हमने मार दिया। और उसके बाद पाकिस्तान का मीडिया, दुनिया भर के लोग सब वहाँ पहुँचे, देखे एक कबा मिला और एक कबा दिखाया गया कि ये और कुछ दरख्त को निशाना बनाया। हाँ, दरख्त थे और कुछ ज़मीन खुद वो हुई थी वहाँ पर, जाहिर है जहाँ बम गिरेगा तो ये होगा। लेकिन जिसको इमारत कह रहे थे वहाँ कोई इमारत नहीं थी, जिसको वो ट्रेनिंग कह रहे थे वो कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं था, वहाँ कोई ऐसी अलामत तक नहीं थी, इमारत होने की अलामत भी। और यही कुछ ऐसा भी लग रहा है, मैं आती हूँ आपकी जानिब, हारिस साहब दोबारा हमारे साथ आए, उनसे बात करके फिर आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। हारिस साहब, ये झूठ का पोल खुलता है ना भारत का, सबक नहीं हासिल होता। अभी भी जो मैंने सवाल आपसे किया, आपकी लाइन मुनक़ता हुई कि मुबैना लॉन्च पैड्स जिनका जिक्र कर रहा है भारत, लोकेशन बता देता उनकी, अपनी भारतीय सफीरों को भेज देता, वो खुद ही बता देते कहाँ हमला किए। देखिए, इससे ये समैया का अंदाजा लगाओ कि ये कितने झूठे हैं, कितने प्रोपेगेंडा करते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती है। ये नहायत जो एक इंतहा पसंद टोला है, जिसे नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, अमित शाह और उसके बाद राजनाथ सिंह, ये जो है इंतहा पसंद, ये इनको किसी की परवाह नहीं है। ये बस चाहते हैं वहाँ हिंदू राजो, सब मुल्क से बाकी मिनॉरिटी चली जाएं। और उसके बाद ये इतना झूठ बोलने के बावजूद इनको शर्म नहीं आती कि पहले 27 फरवरी को इनका मुंह की खानी पड़ी, शर्मिंदगी हुई। अभी आज अगर मैं इतनी करेंगे कि अगर आर्मी चीफ ने कहा तो उनका डिप्टी हाई कमिश्नर साथ जाता और दिखाता, करता, ये देखें जगह हैं वो भी नहीं दिखा सके हैं। इससे ये देखिए कि ये कितने बड़े, और आर्मी, वो आर्मी चीफ क्या फौज को कमांड करेगा जिसकी फौज आंसर होगी कि हमने कुछ भी नहीं किया और ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और हमारा क्राइटेरिया ये देखेंगे, हमने एक एक जगह उनको ले गए हैं, सबको दिखाया है। दिस शोज द कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ आवर मिलिट्री लीडरशिप। और हमारे ट्रूप्स और जवान जिन्होंने इनके 9 फौजी मारे, उसके बाद ये उनको छोड़, उनके फ्लैग उठाते हैं सफेद, फिर उसके बाद वहाँ जब वो चीख रहे होते हैं, उनको कार के नहीं ले जाते, वो रो रहे होते हैं कि हमारे छोटे बीवी बच्चे हैं, खुदा के लिए मैं हॉस्पिटल ले जाओ, ये नहीं निकल रहे हैं। तो ये इनकी कैपेबिलिटी है। ये अनफिट फौज है, अनप्रोफेशनल है। ये वो फौज है जो सिर्फ कश्मीरी नहाते और नॉन प्रोफेशनल है बिल्कुल उनकी फौज। लेकिन तो वो चाहती क्या है, खुद भारत चाहता क्या है असल में, ये बयानात देखें, वो चाहता, सिंपल बात है कि वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान की तरफ से लोग जाते हैं कश्मीर में और वहाँ जाके आम स्ट्रगल करते हैं, लोगों को उकसाते हैं। जबकि आप बताइए, जब एक जगह 90 लोगों को आप
90,000 लोगों, लाख लोगों को आप बंद कर देंगे, उसके बाद उनके बच्चों को, बीवियों को, बूढ़ों को आप मारेंगे, बच्चों को कैद खाने में ले जाएंगे, टॉर्चर करेंगे, वो पक रहे हैं बैठे हुए। अभी जो ये इनके प्रॉब्लम ये, अगर ऐसी बात है 80 दिन में से इन्होंने क्यों नहीं कर्फ्यू उठाया? जिस दिन कर्फ्यू उठाएंगे वो इनको जूतों का फैलाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जाके दिखाए ना वहाँ पर एक जलसा करके, फिर पता चले कि कितना पॉपुलर, तुमने कितना उनके लिए काम किया। सही। तो इसलिए ये परेशानी है इनको, जो जिसकी वजह ये अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं भारत। बहुत शुक्रिया आरिफ नवाज साहब हमारे साथ मौजूद। लगारी साहब, आपका भी यही मौक़िफ़ है, अटेंशन डाइवर्ट करने की ये सारी चालें हैं या कोई और वजह भी? अपनी खिसियानापन है इसमें। कौन सा दुनिया की जो है वो दुनिया ने इस तरफ आंखें लगा रखी हैं। हम तो चाह रहे हैं कि दुनिया इस तरफ तवज्जो करे, दुनिया इस तरफ आए, दुनिया देखे कश्मीर में। ये क्या बात हुई कि आलमी बिरादरी के लोग कश्मीर का रुख नहीं कर रहे हैं, आलमी इदारे कश्मीर का रुख नहीं कर रहे हैं, कौमी सलामती के इदारे की तरफ से वहाँ कोई नहीं जा रहा है, इंसानी हकूक़ के इदारे वहाँ रिपोर्टें भेजते हैं, ऐसी हौलनाक रिपोर्टें होती हैं, उनके कोई रद्द अमल नहीं होता। ये तो हम चाहते हैं कि हम जिस तरह से एक्सेस देते हैं कि हमारे आज़ाद कश्मीर के किसी भी इलाके में कोई भी सफारतकार जाए, डिप्लोमेट जाए, इंटरनेशनल इदारे का कोई शख्स जाए और जाकर इन्वेस्टिगेट करे, अच्छा देखिए कि क्या क्या कुछ वहाँ पर है और किस तरह से वहाँ पर लोग जो हैं कंट्रोल लाइन के पास और किस तरह से दूसरे इलाकों में लोग रह रहे हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगियों को खौफ लाहक है कि इंडिया की तरफ से जो है वो कंट्रोल लाइन के ख़िलाफ़ वर्जी। लेकिन इसी तरह से इंडिया एक्सेस दे दुनिया भर के लोगों को। बिल्कुल। हम बतौर सहाफ़ी के हम जाना चाहते हैं मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के सहाफ़ी जाना चाहते हैं गैर जानबदाराना रिपोर्टिंग के लिए। आप अपने मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन के लोगों को साथ दें, सहाफ़ियों को, भारतीय सहाफ़ियों को एक्सेस दें। मकबूजा कश्मीर से बाहर से दूसरे सूबों से, दूसरी रियासतों से, महाराष्ट्र से, दक्कन से, कलकत्ता से सहाफ़ियों को दें। हमारे दोस्त हैं वहाँ पर सहाफ़ी, वो उनको हमारे साथ एक्सेस दें। हम जाकर कश्मीर के हालात देखना चाहते हैं, हम जाकर देखना चाहते हैं, ताकि दुनिया को बताएं कि वहाँ पर हो क्या रहा है। ये हम जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि श्रीनगर में क्या हो रहा है, हम जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या, अनंतनाग में क्या हो रहा है, हम जाकर देखना चाहते हैं कि बारामूला में क्या हो रहा है, हम जाकर देखना चाहते हैं कि पुंछ में क्या हो रहा है, हम जाकर देखना चाहते हैं कि जम्मू में क्या हो रहा है। हम उन तमाम 22 अजला में जाना चाहते हैं जहाँ पर इन्होंने एक क़यामत की सूरत हाल बना रखी है, जिस तरह से कैद खाना बना कर रख दिया है। हम उस सारी सूरत हाल को देखना चाहते हैं। और अगर ये समझते हैं कि इनकी पाबंदियों से ये मसला खत्म हो जाएगा, मसला दब जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपका भी प्रोग्राम में वक्त। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो फिर हमें इतना एक्सेस दो और पूरी दुनिया के सहाफ़ियों को इतना एक्सेस दो कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हम दुनिया को बताएं और तुम्हारी जुबान को बंद कर सकें, अगर इतनी हिम्मत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।